NIOS Geography Class 12 Chapter 15 that is the Forest and Biodiversity। हम इसमें ऑलरेडी जो 2 पार्ट्स हैं डिस्कस कर चुके हैं और जो चैप्टर है वो आधा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज ये पार्ट 3 रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली फ्लोरा एंड फाउना के बारे में और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में। लाइक व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व दी फॉरेस्ट, लाइक हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करने की क्यों आवश्यकता है और हमारी धरती पर हमारे इंडिया में खासकर कितने प्रकार के फ्लोरा एंड फाउना पाए जाते हैं और ये फ्लोरा एंड फाउना होते क्या, तो वो सारी चीज़ें आज हम कॉम्प्रिहेंसिवली इस चैप्टर में इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। बट अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। द टारगेट इज़ 1000 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, आप करा सकते हैं, आपका कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चैनल को सस्टेन रखने के लिए। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। नाउ बेसिकली व्हाट डज द फ्लोरा एंड फाउना मीन। अब फ्लोरा एंड फाउना का मतलब क्या होता है? फ्लोरा का मतलब आप फ्लोरा यानी हम फ्लावर कहते रहते हैं ना, तो इससे आप इजीली कहीं ना कहीं एक रिलेशन जो है ना इस्टेब्लिश कर सकते हैं फ्लोरा एंड फ्लावर के बीच में। तो कहीं ना कहीं फ्लोरा से मतलब होता है हमारा जो प्लांट स्पीसीज होती है ना उनके बारे में हम बात करते हैं। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट फाउना तो वहाँ पर हम बात करते हैं जो एनिमल स्पीसीज होती हैं उनकी। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि फ्लोरा का मतलब क्या होता है और फाउना का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए दूसरी बात, यहाँ पर हमारे इंडिया में एज वेल एज दी हमारे जो पूरा संसार है उसमें काफ़ी प्रकार की स्पीसीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, काफ़ी प्रकार के प्लांट की भी स्पीसीज़ हैं और एनिमल्स की भी स्पीसीज़ हैं, जैसे कि आप ऑलरेडी देख ही सकते हैं। लाइक एनिमल किंगडम में ही हम आते हैं। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो वहाँ पर किंगडम्स डिफाइन है, क्लासिफिकेशन किंगडम्स के द्वारा करा गया है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमिलिया और प्लांटाई, ये 5 किंगडम है। ठीक है, जिसमें एनिमिलिया जो है उसमें सारे के सारे जितने भी एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट, नॉन वर्टिब्रेट्स और एवरीथिंग दैट इज दी एनिमल। ठीक है, तो वहाँ पर सारे एनिमल्स को प्लेस कर दिया गया है। और वेयर एज अगर हम प्लांटाई की बात करते हैं वहाँ पर सारे प्रकार के प्लांट्स को प्लेस कर दिया गया है। और प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसमें सारे के सारे जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स हैं तो उसमें उनको प्लेस कर दिया गया है। ठीक है, और फंगी जो है उसमें जितने भी फंगस टाइप की जितने भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, सब्सटेंस पाए जाते हैं हमारी अर्थ पर, तो उनको उस किंगडम में प्लेस कर दिया गया है। वेयर मोनेरा की बात करें, मोनेरा में सारे के सारे बैक्टीरियल जितने भी चीज़ें हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं लाइक जिनका जो न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड नहीं होता, तो उनको उसमें प्लेस कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी ही सारी चीज़ें हमारी धरती पर जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं या फिर जियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा क्लासीफाई करी गए सो दैट कि इनको स्टडी करना थोड़ा सा ईजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हमें देखने के लिए मिलते हैं काफ़ी सारे इंडिया में स्पीसीज देखने के लिए मिलते हैं, प्लांट की भी और एनिमल्स की भी। अब बात कर लेते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन है। देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। फॉरेस्ट से हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम फॉरेस्ट से ही लेते हैं। लाइक आज के ज़माने में अगर हम देखें तो एवरीथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम फॉरेस्ट। लाइक हमारे खाने के लिए अगर हम जीवित हैं तो वो फॉरेस्ट की बदौलत है। ठीक है, आज अगर धरती पर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अगर कहीं पर मेंटेन है, कहीं ना कहीं मेंटेन है, तो वो किसकी वजह से है? फॉरेस्ट की बदौलत। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना एक लाइक कॉन्ड्यूसिव तौर पर हैं, लाइक एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ती हैं। ठीक है, अगर वहीं पर अगर फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल जो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या फिर ग्लोबल टेम्परेचर हम बोल सकते हैं वो इंक्रीज होगा। एंड वो जो सिचुएशन बनेगी ना फिर अर्थ पर, वो दैट विल बी नॉट सुटेबल फॉर द ह्यूमन टू लिव और टू सर्वाइव ऑन अर्थ। ठीक है, ना कि मैं सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल रहते हैं एक्सेप्ट पैरासाइट्स जो कि हार्श कंडीशंस और अनसूटेबल कंडीशन दैट आर दी नॉट सूटेबल फॉर द ह्यूमंस और अदर एनिमल्स, उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं उनको छोड़कर। ठीक है, तो वो तो वहाँ रह सकते हैं मगर हम नहीं रह सकते। ठीक है, तो हमारे लिए जो कंडीशन है वो वर्स हो जाएगी। इसलिए वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट, वी नीड टू फोकस अपॉन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वी नीड टू फोकस अपॉन दिस पर्टिकुलर मैटर। एंड यहाँ पर हम यही नहीं, फॉरेस्ट की हम ही नहीं, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में बात करी जाती है। लाइक काफ़ी सारी कमेटीज़, काफ़ी सारी कन्वेंशन साइन होती हैं। ठीक है, वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन का आपने नाम सुना होगा,
ठीक है। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं नज़र डालती है, फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों पर फैसले लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। आज हम बात करने वाले इंडिया की, ठीक है। इंडिया में काफ़ी सारे फ्लोरा एंड फाउना पाए जाते हैं, एज वेल एज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन के हम ब्रॉड तरीके से भी बात करेंगे, ठीक है। जो एक ब्रॉड व्यू होता है ना, उसमें भी बात करेंगे, सो दैट कि आपको एकदम लाइक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये दो जो टॉपिक हैं वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक रहा था फॉरेस्ट इन इंडिया, जहाँ पर हमने काफ़ी प्रकार के फॉरेस्ट देखे थे, लाइक ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर जो है ना मॉइस्चर की कंडीशन ज़्यादा रहती है, दैट इज़ ये ट्रॉपिकल जो हम बोलते हैं ना ट्रॉपिकल वेट रीजन, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का वाला रीजन पड़ता है, इक्वेटोरियल वेट, तो वहाँ पर ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और वहाँ पर हम ट्रॉपिकल ड्राइड एसिडियस, ट्रॉपिकल मॉइस्ट एसिडियस और थॉर्न फॉरेस्ट भी देख चुके हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ हमने देख ली थी, ठीक है। और फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, लाइक सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉरेस्ट, लाइक व्हाई डू वी नीड फॉरेस्ट, ठीक है, इन आवर लाइफ, ठीक है। आज हम बात करेंगे ये दो टॉपिक पर्टिकुलरली, और ये जो दो टॉपिक हैं बायोडाइवर्सिटी के, इसकी एक और वीडियो आएगी, फिर इसके बाद हम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, और हो सकता है कि मैं तीनों टॉपिक को एक साथ ही कवर करा दूँ, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले इन दो टॉपिक के बारे में, दैट इज द फ्लोरा एंड फाउना एंड मैथड्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर्स के टॉपिक रहेंगे दो जो आज कवर होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फ्लोरा एंड फाउना की बात करते हैं, तो फ्लोरा एंड फाउना के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो इंडिया में 2.4% जो है ना वर्ल्ड का लैंड एरिया इंडिया शेयर करता है, ठीक है। लाइक वर्ल्ड का जितना भी लैंड एरिया है उसमें से 2.4% इंडिया के पास है, जिसमें से तकरीबन 7 से 8% यहाँ पर स्पीसीज पाई जाती हैं। वर्ल्ड में लाइक 100% स्पीसीज है, तो उसमें से 7 से 8% जितनी भी फ्लोरा एंड फाउना की स्पीसीज हैं वो सारी की सारी हमारे इंडिया में पाई जाती हैं, ठीक है। अब फ्लोरा के मामले में इंडिया जो है 10वें नंबर पर आता है, ठीक है। कहाँ पर? वर्ल्ड में। मगर एशिया में इसका जो रैंक है वो 4थे नंबर पर है डाइवर्सिटी के मामले में। लाइक काफ़ी प्रकार की फ्लोरा की जो स्पीसीज है हमारे इंडिया में पाई जाती है, दैट इज़ दी रैंकिंग 10th इन द वर्ल्ड एंड द 4th इन एशिया, ठीक है। दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर एंड यू नीड टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। चलिए, ये कुछ पिक्चर्स मैंने ऐड कर दिए सो दैट कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव क्लास हो सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्लोरा और फाउना तो आप समझ चुके होंगे ना। फ्लोरा में ये पेड़ पौधे आ जाते हैं और फाउना में ये बड़े जीव जंतु आ जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। चलो, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता के अनुसार अगर हम बात करें तो इसने 70% इंडिया के लैंड को सर्वे कर लिया था, और उसके बाद इसे पता चला कि इंडिया में तकरीबन 47,000 प्रजाति हैं फ्लोरा की, प्लांट्स की, ठीक है। जिसमें से तकरीबन 35% जो स्पीसीज हैं 47,000 में से इसका जो 35% है वो तकरीबन इंडिया के नेटिव हैं। लाइक मतलब यहाँ पर यह है कि इंडिया के अलावा वो स्पीसीज कहीं और वर्ल्ड में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो फ्लावरिंग प्लांट्स है ना वो 15,000 स्पीसीज हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, ठीक है। और तकरीबन 1336 प्लांट्स ऐसे हैं जो आज के समय में वल्नरेबल है और एंडेंजर्ड है। वल्नरेबल मतलब वो खत्म होने वाले हैं, उनकी स्पीसीज खत्म होने वाली हैं, और एंडेंजर्ड ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट बोलते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं विलुप्त होने वाले हैं ये, ठीक है। लाइक इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा जा रहा है ह्यूमन के द्वारा, या फिर नेचुरल डिजास्टर्स कहीं ना कहीं इनको जो ना लाइक इनको हटा रही हैं रास्ते से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेचुरल डिजास्टर भी तो कहीं ना कहीं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी ह्यूमन के द्वारा जो एक्टिविटी करी जा रही है उनसे भी तो हो सकती हैं, ठीक है। काफ़ी सारे जो मैटर्स हैं, काफ़ी सारे कॉजेज जो हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। कहीं ना कहीं फ्लोरा एंड फाउना की जितने भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई हैं, लाइक जैसे जैसे आपको मैंने बताया था कि लास्ट में नहीं मतलब अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो मैंने आपको बताया था कि अगर डायनासोर्स का अस्तित्व हमारी अर्थ पर से खत्म हुआ ना तो उनकी जगह किसने ली है? ह्यूमंस ने लिया है। ह्यूमंस ने अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करी है। ह्यूमंस की अगर पॉपुलेशन हद से ज़्यादा इंक्रीज होना तो पृथ्वी को अपने आप को बैलेंस करना होगा, तब आती है नेचुरल डिजास्टर्स, क्योंकि अर्थ को अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना होता है, ठीक है। अगर एक बार अगर ग्लोबल टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ गया और ह्यूमन के लिए जीने के लिए, किसी भी परजीवी के लिए, किसी भी एनिमल के लिए यहाँ पर जीने लायक कंडीशन नहीं बची, तो उस टाइम अर्थ अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने की कोशिश करेगी। तो उस टाइम आएंगी नेचुरल क्लैमिटीज़, दैट इज़ द सुनामी, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस एंड और फॉल्टिंग इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल सकती हैं इन फ्यूचर, अगर हमने अभी से इस डायरेक्शन में अगर काम करना नहीं चालू करा तो, ठीक है। हमने नहीं मतलब
एक जो पहल होती है कम्युनिटी लेवल पर या फिर हम बोलें ग्राउंड लेवल पर, एक पहल हम भी कर सकते हैं, दैट इज़ दी कैसे कि हम जो है थोड़ा सा फॉरेस्ट पेड़ वेड़ लगा सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर वगैरह इनको कम यूज़ करना कर सकते हैं, या फिर हम जो है ठंडा पानी ना पीकर जो है हम अर्धन पोट लेकर आ सकते हैं, मटका बोलते हैं उसे लाकर अपने घर में रख सकते हैं और उसका पानी पी सकते हैं इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग और इंस्टेड ऑफ टेकिंग वाटर फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम जो है ना लोकल लेवल पर अपना सकते हैं और जो है ना एक काइंड ऑफ अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं पूरी सोसाइटी में, सो दैट कि हमारे साथ साथ जो अदर पीपल हमारे सराउंडिंग है ना वो भी इस डायरेक्शन में थोड़े से स्टेप्स लें। मगर वही वाली बात है, पता है हमारे इंडिया में क्या सोचा जाता है कि अगर मैं अकेला स्टेप लूँगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, और तो दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, पेड़ काट रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मगर देखिए कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्टेप जो है ना एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकता है, ठीक है। इसीलिए वी नीड टू टेक द एक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करी जाए तो 89,451 जो स्पीसीज है एनिमल की वो हमारे इंडिया में पाई जाती हैं, जिसमें से अगर हम बात करें 6.5% इसकी हमारे वर्ल्ड में से वर्ल्ड की जो है तकरीबन 6.5% स्पीसीज हमारे इंडिया में पाई जाती हैं, और 6.5% कितना 89,451 एनिमल की स्पीसीज, जिसमें से हमारे पास हैं 372 मैमल की स्पीसीज पाई जाती हैं, यानी स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं उनको बोलते हैं मैमल्स, ठीक है, और 1230 बर्ड की स्पीसीज पाई जाती हैं, 440 रैप्टाइल्स की स्पीसीज पाई जाती हैं। रैप्टाइल्स वो होते हैं जो सरक सरक कर चलते हैं पेट के बल, घिसट कर, ठीक है। अब 2456 स्पीसीज फिश की पाई जाती हैं और 60,000 स्पीसीज इंसेक्ट की पाई जाती हैं, 200 स्पीसीज एम्फीबियंस और 500 स्पीसीज और मोलस्कस की पाई जाती हैं, दैट इज द इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कि स्नेल वगैरह जो होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैमल्स, बर्ड्स, रैप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अलावा हमारे पास लाइव स्टॉक भी है, लाइक जो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जिनको हम कंज्यूम भी करते हैं, लाइक मीट के तौर पर, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, और दूसरी चीज़ उनसे हमें मिल्क वगैरह जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं, अदर जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें मिलते हैं, जैसे कि घी हो गया, जैसे कि दही हो गया, जैसे कि दूध हो गया, जैसे कि बटर तो घी को ही बोलते हैं शायद, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ हो गया, ठीक है। अदर जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ से मिलते हैं। तो हमारे पास लाइव स्टॉक की जो डाइवर्सिटी है वो तकरीबन 40 ब्रीड जो है हमारे पास शिप की हैं, ठीक है, और 22 ब्रीड हमारे पास बकरियों की हैं, और 27 ब्रीड हमारे पास गाय और भैंसों की हैं, ठीक है। कैटल्स जो होते हैं, ठीक है, कैटल, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आई। चलिए आगे बढ़े। अब चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको पिक्चर भी लगा कर दे दिया, सो दैट कि आपको जो है ना थोड़ी चीज़ें समझ में आ जाएँ, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन की। अब शुरुआत में तो मैंने बात कर ही ली थी फॉरेस्ट कंजर्वेशन की। देखिए मेथड्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यहाँ पर फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है। आए दिन हमें जो है ना समर के सीज़न में जो है आग लगती ही मिलती है, तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जब आग लग रही है तो कहीं ना कहीं वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी इमिट कर रही है, वो कहीं ना कहीं एनरिच कर रही है एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को, एज वेल एज अदर जो पार्टिकल्स एंड डस्ट पार्टिकल्स वो भी इंक्लूड होते हैं फिर। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से फॉग लाइक कंडीशन बन जाती है और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो इससे भी कहीं ना कहीं ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जैसे कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होती है फिर वो जो है ना पेनिट्रेट नहीं करवाती हैं आउटर स्पेस में, ठीक है, वो खाली अर्थ के अंदर ही रह जाती है। फिर बनता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। जब हम एनवायरमेंट पढ़ेंगे तब मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं शायद इन पर्सन पढ़ाऊंगा, फिर आपको जो ना इसमें समझ में नहीं आएगा, तो स्लाइड से नहीं पढ़ाऊंगा ग्रीन हाउस इफेक्ट को, वो अलग से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है तो उससे कहीं क्या होता है कि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फिर ग्लोबल टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो फिर जो मेल्टिंग होगी वो ग्लेशियर्स की होगी। ग्लेशियर जब मेल्ट होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो है हमारे पास क्या होगा, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब सी लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो कंट्रीज़ हैं, छोटी छोटी कंट्रीज जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं सबमर्ज हो जाएंगी। तो फिर वहाँ पर रिफ्यूजी लाइक कंडीशन बनेगी। जब रिफ्यूजी लाइक कंडीशन बनेगी तो वो लोग कहाँ पर भागेंगे, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश जो अपर लैंड कंट्रीज़ हैं उन वहाँ पर भागेंगे। तो वहाँ पर जब जाएंगे वो उस कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर रिफ्यूजी लाइक कंडीशन क्रिएट होगी और वहाँ पर इस कंट्री का जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पर बर्डन पड़ेगा। जब बर्डन पड़ेगा तो कहीं ना कहीं फिर भूखमरी आ जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक साइकिल चलता है पूरा का पूरा, तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए पूरे का पूरा चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हमें फॉरेस्ट फायर को और फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहना चाहिए। हमें फ्रूट वगैरह यहीं से मिलते हैं, हमारी आधी से ज़्यादा ज़रूरतें लाइक आधे से ज़्यादा
अगर हम बात करें 2 बिलियन जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन फॉरेस्ट पर ही निर्भर है आज के समय में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है। अब यहाँ पर फॉरेस्ट फायर जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। हमने देखा था लास्ट ईयर अमेजोन में काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर इंक्रीज हो गई थी, एंड दैट वाज अनकंट्रोलेबल, लाइक उसको कंट्रोल नहीं करा जा रहा था, दैट वाज इंक्रीजिंग रैपिडली, ठीक है। अब बोलते हैं ना कि जो लेडीज़ों में एक बात होती है, मैं देखो किसी को टाउन नहीं कर रहा, बट आपने सुना होगा लड़कियों के बीच में कुछ भी बातें छुपती नहीं है, ठीक है। वो अगर उनको थोड़ी सी चीज़ बता दी जाए ना, लाइक कुछ भी अगर सीक्रेट बता दिया तो वो एक दूसरे को पास कर देती हैं, ठीक है, पास कर देते हैं। तो यही चीज़ होती है फॉरेस्ट फायर में भी। लड़कियों में बात ऐसे फैलती है जैसे कि फायर ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। तो ऐसी ही चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, आपके अगर याद रखनी है चीज़ें तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए माइंड मत कीजिएगा, ठीक है, प्लीज़, ठीक है। मैं बस आपको थोड़ा सा एंटरटेन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी को टाउन नहीं कर रहा हूँ, किसी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब समर में तो आपको पता ही है काफ़ी तगड़ी तगड़ी हवाएं चलती हैं। अब तगड़ी आपने देखा है मैन वर्सेस वाइल्ड क्या होता है, लकड़ी से लेक लकड़ी को दूसरी लकड़ी पर घिसने के बाद उसमें क्या करता है, आग जला देता है। तो ऐसे ही जब हवाएं चलती हैं ना अमेजोन फॉरेस्ट में, तो वहाँ पर क्या होता है, या फिर अदर कोई भी फॉरेस्ट एरिया हो गया, जैसे कि साइबेरियन कंट्री में भी आग लगती है और ऑस्ट्रेलिया में खासकर आग लगती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो ना जब हवाएं चलती हैं तो पेड़ जो ना आपस में टकराते हैं और उनमें एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन से क्या होता है कि आग जल जाती है, ठीक है, और उसी से फॉरेस्ट फायर इंक्रीज होना चालू हो जाती है। तो इसके कॉजेज क्या क्या हैं फॉरेस्ट फायर के? लाइटनिंग, ठीक है, बिजली कड़कना, बिजली अगर फॉरेस्ट पर गिर जाए तो वहाँ पर आग लगना चालू हो जाती है, ठीक है। फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रीज, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और ह्यूमन के नेग्लिजेंस। अब कोई बंदे ऐसे होते हैं, लाइक पीपल ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट में क्या होते हैं, कैंपिंग करने के लिए चले जाते हैं। जब वहाँ पर वो कैंपिंग करने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पर वो बॉनफायर क्रिएट करते हैं। बॉनफायर रात को जिसके चारों ओर बैठा जाता है, ठीक है। अब वहाँ पर वो बैठ तो जाते हैं मगर फिर उसको जो है ना वो अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, ठीक है, अनट्रीटेड या फिर अनअटेंडेड, उसको मतलब उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब वो क्या करते हैं, धीरे धीरे सुलग जाती है आग और वो जो है ना एक बड़ी आग का रूप ले लेती है जंगलों में। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है और थोड़ा सा उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर बीड़ी सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं लोग बाग, ठीक है। देखिए ये सारे इंटॉक्सिकेंट्स हैं। एक समय में तो आपको इनका जो साइड इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल रिग्रेट कि मैंने ये सारी चीज़ें क्यों करी। तो इंटॉक्सिकेंट अगर आप कंज्यूम करते हैं तो यू मस्ट लीव ऑल दीज हैबिट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आप सिगरेट पी रहे हो, अगर आप बीड़ी पी रहे हो, तो यू मस्ट नॉट थ्रो द रिमेनेंट्स पार्ट ऑफ द बीड़ी एंड सिगरेट हियर एंड देयर, ठीक है। तो आपको वो जो है थोड़ा सा अच्छी से सही से जगह पर रख देना चाहिए और उसको पूरी तरीके से जो है ना बुझा देना चाहिए, ठीक है, और तब उसको कहीं ना कहीं फेंक देना चाहिए। ऐसे अगर इधर उधर फेंक दोगे तो और वो भी फॉरेस्ट में, तो कहीं ना कहीं आग तो पकड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं जो है सोचने की ज़रूरत है और इन पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, हमारी हैबिट्स में चेंज लाने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक हम फॉरेस्ट फायर को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को फायर से बचाने के लिए क्या क्या ले सकते हैं। लाइक ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। लाइक सैटेलाइट के द्वारा या फिर ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा दोनों एक साथ अगर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जो है ना ये पता लगा सकते हैं कि फॉरेस्ट में फायर कहाँ पर लगी है। लाइक इमीडिएटली हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, सो दैट कि वहाँ पर इमीडिएटली एक्शन लिया जा सके, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम होनी चाहिए। और मॉनिटरिंग फायर, रियल टाइम में मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या क्या हो रही है। लाइक हर जगह पर नज़र होनी चाहिए जहाँ पर पोटेंशियल जहाँ पर पोटेंशियल है कि वहाँ पर जो आग लग सकती है, ठीक है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास उनको ट्रेंड स्टाफ के साथ साथ इक्विपमेंट्स भी एकदम लेटेस्ट होने चाहिए, सो दैट कि अगर वो कहीं भी इन सारी सिचुएशन से टैकल करते हैं, तो कभी भी इन सारी सिचुएशन के इर्द गिर्द आते हैं तो उनकी जान को कुछ भी नुकसान ना हो, ठीक है। अब डोम टेक्निक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अगर एक पर्टिकुलर जगह पर फॉरेस्ट लगी तो उसके चारों ओर हम एक घेरा क्रिएट कर सकते हैं, ताकि यहाँ से फॉरेस्ट जो फायर जो जनरेट हुई है ना वो इसको पेनिट्रेट ना कर जाए, इस पर्टिकुलर एरिया को पेनिट्रेट ना कर जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। अब वाटर स्प्रे, हमारे पास तुरंत की तुरंत उस एरिया में, पर्टिकुलर पोटेंशियल एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि अगर कभी भी फॉरेस्ट फायर पकड़ दिया, फिर फायर लाइक
पिछली बार क्या हुआ था कि उत्तराखंड में भी आग लग गई थी, पता है आपको, ठीक है। अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा तो उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए, उसको भी टैकल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसलिए हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और फायर रिडंडेंट केमिकल्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम लार्ज स्केल पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी फायर ऐसी होती हैं, लाइक फॉरेस्ट की फायर नहीं, काफ़ी सारी फायर्स ऐसी होती हैं जहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि जो फायर इलेक्ट्रिक यानी तारों की वजह से, तारों के फ्रिक्शन की वजह से, या फिर तार टूट कर गिर जाते हैं, फिर फॉरेस्ट में आग लग जाती है, तो वहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जो है ना करंट का फ्लो बढ़ सकता है, और जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो कम्युनिटीज़ वहाँ पर रिसाइड कर रही हैं, तो उनको भी नुकसान हो सकता है। हम हेलीकॉप्टर्स की मदद ले सकते हैं, क्योंकि आज के समय में आपने देखा होगा कि जो ये टेक्निक है हेलीकॉप्टर से वर्षा करवाना, पानी की बौछार करवा देना और फिर फॉरेस्ट फायर को कहीं ना कहीं बुझा देना, तो ये भी टेक्निक काफ़ी ज़्यादा उपयोग में आ रही है, ठीक है। अब देखिए अफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं, अफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन। अब देखिए कॉजेज़ क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के, हम क्लियर कर देते हैं। फॉरेस्ट को किसके लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और इलीगल इंक्रोचमेंट हमें देखा जाता है। अलग अलग जो ट्राइब्स होती हैं, ठीक है, वो ये दावा करते हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि वी आर दी इनहैबिटेंट ऑफ दिस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ना हमें एक बार देखनी पड़ेंगी और इन पर गौर करना, और एक जुडिशियस पॉलिसी की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट के द्वारा भी, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन सारी चीज़ों को एक तरीके से नज़र रखने के लिए और उस पर थोड़ा सा काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें माइनिंग वगैरह होती है, तो उससे भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट फायर हो जाती है और फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन होता रहता है, ठीक है। माइनिंग क्या होती है, क्योंकि अर्थ के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए, और उनसे क्या होता है जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना वही फायदे में जाते हैं, और वहाँ के जो लोग होते हैं उनको रिलोकेट कर दिया जाता है, उनको फिर खेती भी नहीं करने दी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें देखनी पड़ेंगी, मगर वो एक वाली बात है कि हम एक जो गरीब इंसान है वो अंबानी नहीं हो पाएगा, वो दूसरे इंसान नहीं हो पाएगा, जो अमीर इंसान है वो अमीरों के सामने जो लॉ, सही बात है, एक बात आपने सुनी होगी कि देखिए यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो लॉ होती है ना, लॉ होते हैं वो गरीबों के लिए बनाए जाते हैं, अमीरों के लिए नहीं, ठीक है। तो यहीं पर ये आप बाकी की आप खुद समझदार हैं, मुझे ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेजर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। स्पेलिंग ऑफ द ट्री, हम पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्लांट लगा सकते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उनको कहीं और आर्टिफिशियल प्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है। सीड्स लगा सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें वही होनी चाहिए, लाइक एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है जहाँ पर मानकर चलिए कि ये इक्वेटोरियल वेट रीजन है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पर एक सूटेबल पेड़ ही तो लग पाएगा जो एवरग्रीन रह सके, ठीक है। तो यहाँ पर नेटिव और सूटेबल स्पीसीज़ की जरूरत होती है, ना कि आपने एक मनुष्य वाला जो पेड़ पौधा लाकर एक इक्वेटोरियल वाले वेट रीजन में लाकर लगा दिया, तो वो तो वहाँ पर उग नहीं पाएगा ना। या फिर एक जो इक्वेटोरियल वेट वाला रीजन का जो एक पेड़ ले जाकर और वो मरुस्थल वाले रीजन में लगा दिया, तो वहाँ पर वो तो उग नहीं पाएगा। तो वहाँ पर क्या सूटेबल होता है, नेटिव स्पीसीज़ और सूटेबल स्पीसीज़ वहाँ पर ज़रूरत होती है, ठीक है। हम रेगुलेट कर सकते हैं, और प्लांट कटिंग को और ट्रीज़ को, ये सारी चीज़ें हम रेगुलेट कर सकते हैं, इन पर पॉलिसीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए 3 स्ट्रेटजीज अपनाई जा सकती हैं। अफॉरेस्टेशन थ्रू आर्टिफिशियल रीजनरेशन, ठीक है। दूसरी जगह पर हमने छोटे छोटे पौधे उगाए एक जगह पर नर्सरी में, और उनको ले जाकर एक बड़े से मैदान में जाकर लगा दिया, ठीक है। उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई पेड़ कोई भी क्लैमिटी आए तो वो ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा सके। उनका मैनेजमेंट हो सकता है। मैनेजमेंट देखिए यहाँ पर जो है पीपल पार्टिसिपेशन यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी हो सकता है, और हर लेवल पर पार्टिसिपेशन हो सकता है, सो दैट कि फॉरेस्ट को और उनको कंजर्व करने के लिए एक तरीके से होलिस्टिक अप्रोच अपनाई जा सके और होलिस्टिक पार्टिसिपेशन को साथ में लेकर आया जा सके, सबका कोलैबोरेशन, सबका बेनिफिट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लेकर आने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा जो मेजर स्कीम लॉन्च करी गई थी वो है नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। इसमें क्या करा गया था, इसका एम क्या था कि जो डिग्रेडेड एरिया ना, डिग्रेडेड फॉरेस्ट, उनको दोबारा से रिस्टोर करना, ठीक है, और वहाँ पर फॉरेस्ट को डेवलप करना, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डेवलप करना विद द हेल्प ऑफ पीपल, ठीक है। पीपल का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी था, ठीक है, सो दैट कि वहाँ के जो पीपल है उनका लाइवलीहुड इंक्रीज हो सके और ठीक है, और वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं उनको कहीं और, लाइक आपको तो पता ही है कि जो फॉरेस्ट में कम्युनिटीज़ रहती हैं उनको सिलेंडर कहाँ मिलता है भाई, वो ज़्यादातर जो है जो लकड़ी है यानी नेचुरल फ्यूल जो होता है उन पर रिले करती हैं अपने खाने वगैरह को कुक करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अगर इंक्रीज होंगी तो वो कैसे हो पाएंगी, अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो फॉरेस्ट के आसपास रहने वाली जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो किस पर रिले करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है ना ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है।
अब यहाँ पर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज स्टेट विलेज लेवल पर काम कर सकती हैं, ठीक है, सो दैट कि विलेज लेवल पर जो है ना एक पर्टिकुलर विलेज है उसको ये काम दे दिए कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतने पेड़ हैं, तो यहाँ पर आपको जो है ना थोड़ा सा इन पर नज़र रखनी है, मैनेजमेंट करना है, इनका मैनेजमेंट करना है, इनको प्रोटेक्शन प्रदान करनी है, और यहाँ पर और पेड़ अगर आपसे बनते हैं तो लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें विलेज लेवल पर हो सकता है थ्रू दी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी जो काम करती हैं विलेज लेवल पर। स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी जो स्टेट लेवल पर काम करती है, और जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी है जो एक फॉरेस्ट डिवीजन लेवल पर काम करती है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट में फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ईस्टर्न घाट में फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और हमारे सेंट्रल रीजन में फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और हमारे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसमें अदर मेजर कंपोनेंट्स क्या आते हैं स्कीम के कि अफॉरेस्टेशन करा जा सके, ठीक है, और यहाँ पर जो प्रीवियस प्लांटेशन हुई थी उनको मतलब एक तरीके से मेंटेन करा जा सके, ठीक है। किसके आधार पर कि वहाँ पर सॉइल कैसी है और मॉइस्चर कैसा है, और किस एक्टिविटी को हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। लाइक काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो इन सारी चीज़ों को यानी सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ के आधार पर हम चीज़ों को मेंटेन कर रख सकते हैं, ठीक है। फेंसिंग की जा सकती है ताकि कोई जो बड़े बड़े जानवर हैं वो एनक्रोच ना करें, ठीक है, और ओवरहेड्स रखे जा सकते हैं, ठीक है, और मॉनिटरिंग करी जा सकती है, इवैल्यूएशन करा जा सकता है, माइक्रो प्लानिंग करी जा सकती है, अवेयरनेस रेज करी जा सकती है। देखिए अवेयरनेस का तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मैटर कर सकती है, ठीक है। आज के समय में अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको एक तरीके से अवेयरनेस से तो क्रिएट कर रहा हूँ, आप ये चीज़ें जो है ना दूसरों को पढ़ा सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, ठीक है, कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं एक तरीके से अवेयरनेस से क्रिएट कर रहा हूँ। अब आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर ये, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अब दूसरी जो स्कीम थी वो थी नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया मिशन। अब इसमें क्या था, फॉरेस्ट की क्वालिटीज़ को इंप्रूव करा जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरी जो स्कीम थी वो थी फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट स्कीम। ये सारी जो स्कीम थी वो लॉन्च करी गई थी सो दैट कि फॉरेस्ट को कंजर्व करा जा सके। इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये मिनिस्ट्री है, आप मुझे ये जो इस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं इस समय पर रिसेंटली, ठीक है, उन मिनिस्टर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, ठीक है। तो ये थी पूरी की पूरी वीडियो फ्लोरा एंड फाउना एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर। आपको कैसी लगी ये वीडियो, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है ना आप मुझसे पूछ लीजिए, बेझिझक पूछ लीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी और डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। द ईजीएस्ट वे टू आस्क योर क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वीडियो के, ठीक है। और ये पेज डेडिकेटेडली आपके लिए ही बनाया है सो दैट कि आपको एक और माध्यम मिल सके, सो दैट कि आप मुझसे कनेक्ट रह सकें, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए भी, ठीक है। यूट्यूब पर अपलोड होने से पहले ही यहाँ पर नोटिफिकेशन पहुँच जाता है, ठीक है। तो आपको कैसी लगी वीडियो, डू लेट मी नो कमेंट बॉक्स, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है चैनल को सस्टेन रखने के लिए। 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाइए, ठीक है। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।